Hello student, good morning to all of you. Today my topic is types of chemical reaction. Types of chemical reaction. तो कुल मिलाकर के रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी होती है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो है वह क्या होती है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद माने तीर के पहले और तीर के बाद जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, जितने भी सदस्य दिए गए हैं, सब बराबर होते हैं। उदाहरण के अनुसार देखा जाए तो जैसे आपको लिखा मिला है इसमें 2Na + 2H2O तीर के आगे 2NaOH + H2, माने जब सोडियम धातु को जल में डाल देते हैं तो पानी में आग लग जाती है, जिससे हमें मिलता है सोडियम हाइड्रॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब आप सोचते होंगे कि पानी में आग लग जाना, तो पानी में जब आग लगती है तो केवल सोडियम की वजह से ही लगती है, केवल सोडियम के कारण ही पानी में आग लगती है। पानी में आग लगने का जो कारण है वह केवल सोडियम ही है। तो रिएक्शन यह रासायनिक जो अभिक्रिया है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन कंकाली रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वह संतुलित नहीं होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु आपस में बराबर नहीं रहते हैं, उसे कंकाली रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं या असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा है Mg + O2 तीर के आगे MgO, Mg + O2 तीर के आगे MgO। तो देखिए Mg के पहले यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है, MgO के पहले भी कोई संख्या का गुणा नहीं हुआ है, और वैसे यहाँ Mg के पहले 2 का गुणा होना चाहिए और MgO के पहले 2 का गुणा होना चाहिए। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रत्येक परमाणु अभिकारक और उत्पाद के बराबर रहते हैं, और दूसरी होती है कंकाली रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक परमाणु दोनों तरफ बराबर नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार दो प्रकार की हुई। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा क्लास 9th में चलते हैं। प्रतीक की परिभाषा। प्रतीक क्या है कि वह संकेत या चिन्ह जो किसी तत्व के एक परमाणु को निरूपित करता है या एक परमाणु को दर्शाता है, उसे उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। उसे उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। फिर परिभाषा सुनिए फिर से। प्रतीक का मतलब है किसी तत्व के लिए या किसी अन्य सदस्य के लिए वह चिन्ह या संकेत जो उसके एक परमाणु को दर्शाता है। वह चिन्ह या संकेत जो किसी तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है प्रतीक कहलाता है। सबसे पहले प्रतीक की बात J.J. बर्जीलियस ने की थी, तो इसलिए प्रतीक के जन्मदाता J.J. बर्जीलियस हैं। अब इसमें देखें सूत्र क्या है। सूत्र या उसे अणुसूत्र भी कह सकते हैं या रासायनिक सूत्र, क्योंकि रासायनिक समीकरण में प्रतीक का इस्तेमाल होगा और सूत्र का इस्तेमाल होगा, जिसे हम अणुसूत्र भी कह सकते हैं, रासायनिक सूत्र भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार प्रतीक आपने देखा कि वह चिन्ह या संकेत जो किसी तत्व के एक परमाणु को दर्शाता है या निरूपित करता है, उसे उस तत्व का प्रतीक कहते हैं। जैसे सोडियम, नेट्रियम, सोडियम है तो उसको कहा जाएगा नेट्रियम, जिसका प्रतीक है Na। सोडियम Na प्रतीक है,
और किससे लिया गया है? नेट्रियम से, NaTrium। मैग्नीशियम है तो Mg, कैपिटल M स्मॉल जी। एल्यूमिनियम है कैपिटल A स्मॉल l। कार्बन है C, सिलिकॉन है Si, फास्फोरस है P, सल्फर है S, क्लोरीन है Cl। तो इस प्रकार इन तत्वों के प्रतीक की जानकारी आपको प्राप्त हो गई। प्रतीक के जन्मदाता J बर्जीलियस हैं। अब सूत्र की बात करते हैं। सूत्र को रासायनिक सूत्र कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक निश्चित संगठन को व्यक्त करता है। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है उसे सूत्र या अणु सूत्र या केवल सूत्र कहते हैं। उस पदार्थ का सूत्र कहते हैं। तो फिर इस परिभाषा फिर सुन लिया जाए। प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के एक निश्चित संगठन को व्यक्त करता है, जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है उसे सूत्र कहते हैं। सूत्र को अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे पानी का सूत्र है H2O, पानी का रासायनिक सूत्र H2O। नमक का है NaCl। इसके बाद धावन सोडा का है Na2CO3 × 10H2O। फिटकरी का है K2SO4 × Al2SO4 का होल थ्राइस × 24H2O। तो इस प्रकार आपने प्रतीक और सूत्र की परिभाषा पढ़ ली। अब हम रासायनिक समीकरण समझ सकते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से सुना जाए। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व के पदार्थों को अभिकारक और अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया में उत्पन्न पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। मतलब रासायनिक समीकरण में जो तीर है, तीर के बाएं तरफ अभिकारक और तीर के दाहिने तरफ उत्पाद रहता है। उदाहरण देखा जाए, जब सोडियम माने Na, ये हमने पहले बताया कि Na किससे लिया गया है? नेट्रियम से, NaTrium। तो सोडियम जल H2O से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। 2Na + 2H2O, तीर के आगे 2NaOH + H2। यहाँ H2 छूट गया है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बराबर तब नहीं हो पाएगा अगर H रहेगा, केवल H2 रहेगा यहाँ। तो 2Na + 2H2O, तीर के आगे 2NaOH + H2। तो इस प्रकार यह हो गई। अब हमने कल बताया था कि जब जिंक के दानेदार जिंक को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो वहाँ बनता है हाइड्रोजन गैस। तो Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। हम इस्तेमाल करेंगे उस पदार्थ के सूत्र का या उस तत्व के प्रतीक का। बगैर तत्व के प्रतीक या पदार्थ के सूत्र की सहायता से हम रासायनिक समीकरण नहीं लिख सकते हैं। अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाएगा, इसमें क्या क्या हमें जरूरी है करना। जब तक इतनी क्रियाकलाप नहीं कर लेंगे आप, तब तक रासायनिक समीकरण लिख नहीं पाएंगे। तो नंबर 1 है, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के नाम तथा रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। सबसे पहले हमें अभिकारक और उत्पाद का नाम पता होना चाहिए और उसका रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। दूसरा नंबर, समीकरण में प्राप्त सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। जो पदार्थ होगा वह अणु के रूप में लिखा जाएगा। जैसे आपका नमक है, जैसे आपका पानी है,
जैसे आपका फिटकरी है, जैसे आपका धामन सोडा है, जैसे आपका नमक है, जैसे आपका पोटेशियम नाइट्रेट माने रे है, इसे सोरा कहते हैं। तो इन सब पदार्थों के जितने जो भी पदार्थ आपके रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो बन रहे हैं उनके नाम और उनके रासायनिक सूत्र ज्ञात होने चाहिए। दूसरा, समीकरण में पदार्थ सदैव अणु के रूप में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन आदि को क्रमशः हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं। क्योंकि ये गैसें द्विपरमाणुक होती हैं। एक परमाणु तत्वों को उनके प्रतीक द्वारा लिखा जाता है। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम तथा कॉपर को क्रमशः Na, Mg तथा Cu लिखा जाता है। हमने बताया था कि लगभग सभी गैसें क्या हैं, द्विपरमाणुक होती हैं। क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा था कि लगभग सभी गैसें द्विपरमाणुक होती हैं, केवल अक्रिय गैसों को छोड़ करके। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान। रेडान आपका रेडियो एक्टिव है। जिनान ठीक एलिमेंट है, माने अस्थाई है, लेकिन रेडान आपका रेडियो एक्टिव है। प्रकृति में तो लगभग सब मिलते हैं, लेकिन हीलियम जो है वह ज़्यादातर उसकी मात्रा सूर्य के आसपास होती है, क्योंकि हीलियम की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, इसलिए उसका नाम हीलियम पड़ा। हीलियस माने सूर्य, Helius, हीलियस माने सूर्य। तो सूर्य का नाम हीलियम से लिया, हीलियस कहा गया और हीलियस ही हीलियम बन गया बाद में, He। तीसरा नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा बाईं ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे एक पदार्थ है तो वहाँ धन का चिन्ह नहीं लगाएंगे, अगर दो पदार्थ हो जाएगा वहाँ धन का चिन्ह लगा दिया जाएगा। जैसे मैग्नीशियम धातु माने Mg, कैपिटल M स्मॉल g लिखा है। आगे ऑक्सीजन O2 में जलती है तो इसके बाएं पक्ष Mg प्लस O2 होगा, माने Mg प्लस O2 तीर के आगे MgO। उस दिन भी बताए थे कि मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे रेगमाल पेपर से साफ करते हैं, तो इसके बाद वह रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है और जलता है तो चिटिक चिटिक के जलता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीपावली के समय में बच्चे छुरछुरिया जो छुड़ाते हैं इसी से तैयार होता है, तो इसी तरह जलता है मैग्नीशियम। जिस प्रकार बच्चे छुरछुरिया लेके भागते हैं, जिसे झुड़ी के नाम कहते हैं, छुरछुरिया ही कहा जाता है, तो छोटे बच्चे लेके भागते हैं जलाते हुए और उसमें चिटिक चिटिक के मतलब जलता है। तो चिटिक चिटिक के मैग्नीशियम भी जलता है, लेकिन जलने से पहले उसको हम रेगमाल पेपर से अच्छी तरह साफ कर लेते हैं तब जलाते हैं। अब अगला नंबर 4 है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त उत्पादों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा दाहिनी ओर लिखा जाता है तथा विभिन्न उत्पादों के बीच धन का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे उपर्युक्त अभिक्रिया को हमने बताया अभी कि क्या करेंगे, Mg प्लस O2 तीर के आगे MgO, तीर का इस्तेमाल जरूर करेंगे। तीर के स्थान पर बराबर का चिन्ह भी आप लगा सकते हैं। तो जब Mg और O2 मिले तो उत्पाद के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, इसलिए दाहिनी पक्ष में MgO लिखा जाएगा। नंबर 5, फिर अभिकारकों और उत्पादों के मध्य एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, माने तीर की जो नोक होती है उत्पाद की ओर, जो कि अभिक्रिया की दिशा को प्रदर्शित करती है। मतलब अभिकारक के तरफ तीर का मुंह नहीं रहेगा, उत्पाद के तरफ तीर का मुंह रहेगा। Mg प्लस O2 तीर के आगे MgO, तो Mg के पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और MgO के पहले 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तब यह संतुलित हो जाएगी। नंबर 6, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है अर्थात बाईं और दाईं दोनों दिशाओं में होती है तो दोनों दिशाओं को
अर्धशीर्ष वाले तीर के चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे N2 प्लस H2 रिवर्सिबल रिएक्शन माने डबल हेडेड एरो, डबल हेडेड, दो मुंह वाला तीर, उससे लगा करके लास्ट में लिख दिया NH3। उपर्युक्त प्राप्त समीकरण ढांचा समीकरण कहलाती है। इनमें दाईं और बाईं ओर लिखे तत्वों के परमाणु की संख्या समान भी हो सकती है और नहीं भी। तो अभी तो ढांचा बनाया गया, फिर बाद में इसमें हम आवश्यकता अनुसार गुणा भी करेंगे कि जैसे 2 का गुणा कहीं करने की जरूरत पड़ गई, कहीं 3 का गुणा, जैसे अब यही अमोनिया है तो N2 प्लस 3H2 तीर का आगे 2NH3, N2 प्लस 3H2 तीर का आगे 2NH3। अभी तो जो लिखी गई ढांचा समीकरण है, यह समीकरण संतुलित नहीं है, लेकिन जब संतुलित करेंगे तो हमें गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर संतुलित किए समीकरण सही नहीं माना जाता है। N2 प्लस 3H2 तीर का आगे, जैसे आप देखते होंगे पानी है, उसको हम गर्म किए तो भाप में बदल गया, फिर भाप को ठंडा किए पानी में बदल गया। इसी प्रकार बर्फ को गर्म किए पानी में बदला, पानी को ठंडा किए बर्फ में बदला। तो इनके बीच हम डबल मुंह वाले तीर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब डबल हेडेड एरो। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो आसानी के साथ दोहराया जाएगा।